नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहाँ पर हम बात करेंगे 29 जनवरी और 30 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास हमारी इस क्लास में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की, जो 27 जनवरी को अहमदाबाद में स्टार्ट हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ये 30वें नंबर की है, यानी 30th एडिशन है। ओके, अब इसको क्यों किया जाता है? तो इसको इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को जब विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो उनको जो उनके आसपास का जो भौतिक वातावरण है और जो सामाजिक वातावरण है उसमें वो विज्ञान सब्जेक्ट को किस तरीके से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, उन तरीकों के ऊपर बात करने के लिए ये सबमिट की जाती है, भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है। ओके, तो इस बार कहाँ पर कराई जा रही है? तो अहमदाबाद की साइंस सिटी में कराई जा रही है। और इसमें जो भाग लेने वाले जो मेंबर हैं या जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन, जिसमें बाल वैज्ञानिक होंगे, शिक्षक होंगे, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ में 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और 850 से अधिक छात्र इस कांग्रेस में जो अपने प्रोजेक्ट हैं या जो उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पर, जिस थीम पर काम किया है उसका प्रदर्शन करेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या हो रहा है? तो राजस्थान में जो भीलवाड़ा जो जिला है वहां पर भगवान श्री देव नारायण जी की 1111वीं अवतरण महोत्सव समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और जो मनाया कब गया? 28 जनवरी को मनाया गया है। आपको बता दें कि जो मंडल जी गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था, श्री देव नारायण जी का। और जो मंडल परिवार है इसने प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना करी थी, जो मेवाड़ में जो भीलवाड़ा जिला है वहां पर, ठीक है ना। जो देव नारायण जी थे वो एक शासक भी थे, पराक्रमी योद्धा भी थे, और उन्होंने जिन लोगों ने अत्याचार किए या जो शासक थे, जो अत्याचारी थे, उनके खिलाफ भी युद्ध किए और उनको कुछ चमत्कार आते थे और उनको सिद्धियां प्राप्त थी। इसलिए जो लोकल जो वो एरिया था वहां पर वो इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते थे, है ना। तो इसको गुर्जर लोग कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे। ऐसा उनका जो गुर्जर समुदाय है उनका ऐसा मानना है। और स्पेशली जो राजस्थान का एरिया है और जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है वहां पर जो रीजनल देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। संस्कृति मंत्रालय क्या कर रहा है? देखो देखो, एक स्मारक मित्र योजना चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पहले चलाई गई थी, ठीक है। और अब ये जो योजना है इसको संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है, यानी संस्कृति मंत्रालय को दे दिया गया है। इस योजना में क्या है? तो इस योजना में जो हमारे देश में कंपनियां हैं, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, साथ में ही कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी क्या कर सकता है? वो भारत में जो स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक विरासत के जो स्थल हैं या जो पर्यटन स्थल हैं, उसको सेव करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए अपना सकता है, या एक तरीके से कहें तो गोद ले सकता है। ये स्कीम चलाई गई है, पहले पर्यटन मंत्रालय के अधीन थी और अब इसको संस्कृति मंत्रालय के अधीन ट्रांसफर कर दिया गया है ना। तो इसी के ऊपर एक MOU सिग्नेचर किया गया है ना। और उसका जो MOU सिग्नेचर किया गया था और साझेदारी की गई थी, समझौता किया गया था निजी कंपनियों के साथ में या सार्वजनिक कंपनियों के साथ में, तो उसका जो नया संस्करण है, नया एडिशन है, उसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट में क्या होगा? इस वेबसाइट में उन विरासत स्थलों के नाम होंगे, साथ में ही जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया है उनकी भी डिटेलिंग सारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, 29 से 31 जनवरी 2023 के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक पर्टिकुलर भाग है, यानी उसके 6 भाग हैं, तो 6 भाग में एक भाग संयुक्त राष्ट्र महासभा भी है। तो उसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है साबा कोरोसी।
तो वो भारत की यात्रा पर आए हैं 29 से 31 जनवरी के बीच में वो यहाँ पर रहेंगे। और आपको बता दें कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था हमारे देश में। ये किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 77वें नंबर के अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ओके, तो जब ये आए हैं तो इन्होंने 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग भी लिया। 30 जनवरी को ये राजघाट गए और वहां पर महात्मा गांधी की को पुष्पांजलि अर्पित की, क्योंकि 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, है ना। और 30 जनवरी को ही ये संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान जो टॉपिक है इस पर भाषण भी देंगे। और साथ में 31 जनवरी को ये कहाँ जाएंगे? बेंगलुरु जाएंगे और वहां पर भारतीय विज्ञान संस्थान में के जो वैज्ञानिक हैं उनसे मिलेंगे। और जो वो जन संरक्षण परियोजना का काम उन वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है उसका पूरा दौरा करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा उनका 3 दिन का कार्यक्रम फिक्स किया गया है। किसका? कोरोसी का। ओके, हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी यूएनजीए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में, ठीक है ना। तो जब बना था तो उस समय संयुक्त राष्ट्र का जब निर्माण हुआ था तो उसके 6 अंग बनाए गए थे। तो उन 6 अंग में से जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था उसके अध्याय 4 में इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो बजट तैयार करने का काम, सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, जो महासचिव की नियुक्ति होती है, या जो इसके अन्य डिपार्टमेंट हैं उनके कामों की देखरेख करना, उनसे रिपोर्ट मांगना, ये सारे काम ये करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह लें कि जैसे सरकार में कैबिनेट काम करती है ना, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कैबिनेट के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा काम करती है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने मिस्र सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी एक एमओयू सिग्नेचर हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और जो इजिप्ट गवर्नमेंट है उनके बीच में। किस चीज को लेकर? कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, ठीक है ना। अब देखो, भारत के संस्कृति मंत्रालय यानी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने ऐसा करा है। भारत में जो मिस्र का रोल है वो हम देख रहे हैं कि इस महीने में काफी ज्यादा रहा है। जैसे कि अभी मिस्र के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, आए थे ना गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर। साथ में ही जो मिस्र में जो सुएज नहर है उसने जो है आमंत्रित किया है, मिस्र में आमंत्रित किया है एक विदेशी निवेश के रूप में भारत को। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना। और एक सैन्य एक्सरसाइज भी चलाई गई थी राजस्थान में मिस्र के जो सैन्य दल थे उसके साथ में। तो इन सब के साथ में हम देख रहे हैं कि एक और एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है, जिससे कि जो सांस्कृतिक विरासत है दोनों देशों का वो आपस में एक समझौते के माध्यम से आदान प्रदान किया जाएगा। अब देखो, जब बात संस्कृति की आती है तो संस्कृति में सब कुछ आ जाता है, नृत्य है, गायन है, संगीत है, रंगमंच है, साहित्य है, जो पुस्तकें हैं, त्योहार हैं, ये सारी चीजें, अनुसंधान है, प्रलेख है, सब कुछ आ जाता है। तो इनका आदान प्रदान किया जाएगा और इस समझौते का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। यानी कभी भी जब भी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है तो उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। जैसे ही वो लिमिट समाप्त होती है, अगर उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो एमओयू वहीं पर समाप्त हो जाता है, और अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उस एमओयू को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, मिस्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो जो अफ्रीका का नॉर्थ वाला एरिया है वहां पर मिस्र स्थित है। इसकी राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी जी हैं। मुद्रा यहाँ पर मिस्री पाउंड चलती है और यहाँ पर गीजा के जो पिरामिड है वो विश्व प्रसिद्ध है ना, और दुनिया के अजूबों में शामिल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन ओपन के बारे में, ओपन 2023 के बारे में। देखो, जो महिला एकल खिताब है और पुरुष एकल खिताब दोनों जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो महिला एकल खिताब है वो जीता गया है बेलारूस की
आर्यना सबलेंका के द्वारा, ठीक है ना। और उन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराया। किसको हराया? कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को उन्होंने हराया। सबलेंका का ये पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब है ना। मतलब उन्होंने पहली बार ऐसा कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। आपको बता दें, और आपको ये भी बता दें कि जो बेलारूसी खिलाड़ी अब करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग पर पहुंच गई हैं इस जीत के साथ में ही, ठीक है ना। और अभी जितने भी मैच हुए हैं, 3 मैच हुए हैं, उन तीनों मैचों में जो सबालेंका है उन्होंने जीत हासिल करी है। तो इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का बहुत ही बड़ा खिताब होता है अपने आप में। इसके बाद नोवाक जोकोविच के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष खिताब है वो जीता है, ठीक है ना। अब इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को हराया है। किसको हराया है? स्पेन के राफेल नडाल को हराया है। राफेल नडाल पहले ही 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे, और अब नोवाक जोकोविच भी 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इसके पहले तक 11 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच जीत चुके थे, और अब ये राफेल नडाल के बराबर हो गए हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, और वहां के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी, ठीक है ना। और इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम रखा है। महिला डबल्स विजेता भी का भी नाम अनाउंस हुआ है, उन्होंने भी खिताब जीता है। अब देखो किसने जीता है यहाँ पर। तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और क्रेटिना सिनियाकोवा ने ये खिताब हासिल किया है, और किसको हराकर? जापान की जोड़ी शुको ओयामा और इना सिबहारा को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का जो महिला युगल खिताब है उसको भी जीत लिया गया है। बॉक्सर बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC के द्वारा, है ना। देखो निखत जरीन अभी ज्यादा जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तब से ये क्या है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो जो ये कंपनी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो ये कहती है कि जिस तरीके से वो भारत का गौरव है, गौरव बढ़ाने का काम कर रही है निखत जरीन, उसी तरीके से ये कंपनी भी भारत का गौरव बढ़ा रही है। और उन्होंने ये कहा कि निखत जरीन NMDC के ब्रांड के साथ जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती हैं। निखत जरीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 14 जून 1996 को निजामाबाद तेलंगाना में हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने जब 20 मई 2022 को इस्तांबुल में, तो इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में है, ठीक है ना। तुर्की के इस्तांबुल में जो महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तब से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रही हैं, और साथ ही ये भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला हो गई है मुक्केबाजी के क्षेत्र में। इनसे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी ने स्वर्ण पदक जीता है। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को क्या किया कि जो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो लोग अच्छे से समझते होंगे कि मुगल गार्डन है, और उसको देखने के लिए हर साल जाते हैं, और वहां पर तरह तरह के जो फ्लावर है वो है, और उनकी वैरायटी देखने को मिलती है चारों तरफ, है ना। तो जो वो उद्यान है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा देखो, जब आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे और इस गार्डन को देखेंगे तो वो अपनी जगह के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग नाम है। ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन, ठीक है ना। तो जो ये अमृत उद्यान है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं दिया गया है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का, है ना। वो जो इन सभी को मिलाकर यानी इस पूरे जो उद्यान है इसका नाम ही कर दिया गया है अमृत उद्यान, और ऐसा किया गया है अमृत जो आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में। साथ में आपको बता दें कि 31 जनवरी 2023 को ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, और 26 मार्च 2023 तक ये खुला रहेगा, यानी आम जनता जा सकती है और ये जो अमृत उद्यान है उसको देख सकती है, विजिट कर सकती है। मुगल गार्डन के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है? इसकी जो डिजाइन है 1917 में एडविन
लुटियंस द्वारा इसकी डिजाइन तैयार करी गई थी। साथ ही इसमें जो भारतीय और पश्चिमी दोनों शैलियां वास्तुकला के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। और जो बागवानी परंपराएं हैं वो मुगल शैली, और जो अंग्रेजों के टाइम के जो फूल थे, उनके बगीचे थे, उस तरीके की शैलियां आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। भारत द्वारा शुरू किए गए G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 को 2 दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को हैदराबाद में शुरू हुई। देखो 28 जनवरी को स्टार्ट कर दी गई है, एक बैठक है G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप्स 20 की। इसमें 180 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और इसमें जो मुद्दे हैं कि किस तरीके से साझा किया जाए, अपने विचारों को साझा किया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए जो विचार हैं उनको मिलकर किस तरीके से साझा किया जाए और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो स्टार्टअप्स 20 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उद्यमी उत्पन्न करने की आवश्यकता के संदर्भ में इसका निर्माण किया गया था। यानी अधिक से अधिक अगर उद्यमी होंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप क्या करेगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो जो विभिन्न हिस्से हैं इन चूंकि 20 देशों के लोग हैं, तो इनसे रिलेटेड जो विभिन्न हिस्से हैं उन पर बात की जाएगी। और जो इसका लास्ट वाला जो समिट है वो कहाँ पर होगा, 3 जुलाई गुरुग्राम में होगा, जो लास्ट इसका समिट होगा। अब बात कर लेते हैं ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज की। वो क्या कर रही है, देखो उत्तराखंड में वो फैक्ट्री बनाएगी। उस कैसी फैक्ट्री बनाएगी, सौर पैनल निर्माण के लिए फैक्ट्री बनाएगी, जो अपने आप में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित फैक्ट्री होगी। मतलब ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण की फैक्ट्री होगी। अब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो इसके माध्यम से 40 वॉट से लेकर 600 वॉट की बिजली उत्पादन के साथ साथ में जो सौर पैनल है उनकी एक श्रृंखला बनाई जाएगी। पूरी तरीके से रोबोटिक तरीके से काम किया जाएगा, और 100% जो सौर ऊर्जा है उससे ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, है ना। और अत्याधुनिक सुविधा, उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों की डिजाइन और उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीकों से लैस होगी, जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा को उत्पन्न करना, रोबोटिक तरीके से उत्पन्न करना, जिसका जिसका उद्देश्य क्या है कि जो लोगों के घर तक ऊर्जा पहुंचाई जाए और व्यवसाय के लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो मिल सके। खादी उत्सव मनाया गया, 2023 मनाया गया, कहाँ पर, जो इसका मुख्यालय है मुंबई, यानी महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो मुख्यालय है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। तो वहां पर मनाया गया, कब से, 27 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक। यानी 27 जनवरी को स्टार्ट कर दिया गया है और ये 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अधिकतर खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, सिल्क, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, मतलब इन सब वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखो जब 2022 में जब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, तो क्या हुआ था, वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। कितने की बिक्री हुई थी, तो 1,15,000 करोड़ रुपए की, 1,15,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। तो इसी बिक्री को ध्यान में रखते हुए दोबारा से 2023 में ऐसा किया जा रहा है, 27 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC, इसके अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार हैं। और आपको बता दें कि ये एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन यह आता है, और इसकी जो स्थापना है वो 1957 में हो गई थी, अधिनियम 1956 के तहत। इसका जो मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से जो गांव हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, उसमें जो खादी का रोल है उसको बढ़ाया जाए, जो गांव के छोटे छोटे उद्योग हैं उनका विकास बड़े स्तर पर किया जाए, और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं या बाहर से जो व्यापार करने के लिए आए हुए हैं उनके साथ किस तरीके से साठगांठ करके इस उद्योग को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है हर साल 28 जनवरी को पूरी दुनिया में, जिसकी इस बार की थीम क्या थी, निजता के बारे में पहले सोचें, यानी थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। इसका मतलब
कि आप संवेदनशील बने, अपनी अपने जो डेटा है उसको गोपनीय रखने के लिए उनके सिद्धांतों को समझें कि किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ में 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा शी फिट्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार में। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिले में ऐसा किया गया है। शी फीड्स द वर्ल्ड ये कार्यक्रम शुरू किया गया है पेप्सिको और केयर के द्वारा, जिसका लक्ष्य है कि 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। कैसे सुधार किया जाएगा? उनकी आय को बढ़ाकर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर, उनको संतुलित आहार देकर और उनकी जो कृषि में जो उनका काम करने का तरीका है उसको सुधार कर, उसमें प्रशिक्षण, टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी है और जो तकनीक है उनको देकर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये? तो देखो, भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, ठीक है। क्या? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो एक व्यक्ति के तौर पर जो कर्मचारी हैं उनको भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है ना। इस 1951 में एक अध्यादेश जारी करके इसको इसको इसके निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन 1952 में प्रॉपर संसद में एक बिल लाकर उसको पास करा के इसको इसको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो क्या कर रहा है। तो वो देश के 685 देश के 685 जिलों में कैंप लगाएगा और लोगों को बताएगा, अपने काम के बारे में लोगों को जागरूक करेगा और अपने से जुड़ने की बातें कहेगा और उनको समझाएगा फायदे क्या हैं और किस तरीके से भविष्य में उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रह सकता है और उनकी जो इकोनॉमिकल जो सुरक्षा है वो बनी रह सकती है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में 2.0 निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया गया है केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के द्वारा 27 जनवरी को। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? तो जो ईपीएफओ का मुख्यालय है और वहां से इसकी जो सचिव है आरती आहूजा ने करी, ई लॉन्च के द्वारा, है ना। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की जो जो सहायक कंपनियां हैं उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2024 तक वो 5 एम सैंड रेत संयंत्र चालू कर देंगे। मतलब वो ऐसे 5 संयंत्र जो प्लांट है वो लगा देंगे जो एम सैंड उसको बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है और इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इको सिस्टम है ना, हमारे देश का जो इको सिस्टम है उसमें से अगर हम बार बार नदियों से रेत लेते रहेंगे तो जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है और इको सिस्टम खराब हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रेत खनन की जो प्रक्रिया है उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो अब चूंकि रेत की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिल्डिंगें बना रहे हैं और बाकी विकास का काम कर रहे हैं, तो इस चीज को देखते हुए रेत को विकल्प के रूप में खोजना बहुत जरूरी था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनियां हैं वो ऐसे 5 संयंत्र बनाएंगी, जो ऐसी 5 प्लांट लगाएंगे जो एम सैंड जो तकनीक है या जो एम सैंड मानव निर्मित जो सैंड है उसको बनाएगा और लक्ष्य रखा गया है 2024, ठीक है। अब आपको बता दें कि 1957 के तहत जो रेत को गौड़ खनिज के रूप में माना गया है ना। और ये रेत खनन का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंडर आता है, यानी केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है।
अब देखो एम रेत क्या है, एक परिचय ले लेते हैं। तो एम रेत का मतलब है एक मानव निर्मित रेत, यानी कृत्रिम रूप से जिसको बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा? जो कठोर पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ग्रेनाइट है, उनको महीन किया जाएगा, फिर उसके बाद में उनको धोया जाएगा और फिर उनको छाना जाएगा, तो जो बारीक निकल कर आएगा वो रेत हो जाएगा। ठीक है। और इसके फायदे क्या है? इसका फायदा ये है कि ये अधिक सस्ता है और बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। और इसकी जो रेत है उसकी बारीक होने की वजह से निर्माण परियोजनाओं में इसका अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। 2023 को 28 जनवरी 2023 को देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय का 158th जयंती मनाई गई। On 28th January 2023, the 158th birth anniversary of the greatest freedom fighter Lala Lajpat Rai has been celebrated across the country. Okay? मना रहे हैं हम लाला लाजपत राय के बारे में। हमको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी है, और किस नंबर की मना रहे हैं? 158 नंबर की मना रहे हैं। 28 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। देखो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, और लॉयन ऑफ पंजाब की जो इनको उपाधि दी गई थी। और लाल बाल पाल, जो हम ये बोलते हैं ना, लाल बाल पाल, तो जिसमें ये लाल थे, लाल से था लाला लाजपत राय, बाल से था बाल गंगाधर तिलक, और पाल से था बिपिन चंद्र पाल। इनको त्रिमूर्ति कहा जाता था। साथ ही बता दें राजनीतिक और सामाजिक योगदान में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क की स्थापना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जो है, जो कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल होता था। कई कई जगहों पर भारत के अलग अलग जगह सेलेक्ट किए जाते थे और उन जगहों पर अधिवेशन को कराया जाता था। तो 1920 का जो अध्यक्षता थी वो इन्होंने करी थी। और साथ में ही ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे 1920 में। साइमन कमीशन के खिलाफ विधानमंडल में प्रस्ताव पेश करा था इन्होंने 1928 में, और 1921 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। और साथ में ये 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द मैसेज ऑफ द भगवत गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। साथ में यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यंग इंडिया, सिर्फ यंग इंडिया नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ ये किसकी बुक है। इनकी मृत्यु के बारे में बता दें कि हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या जो नहीं भी पढ़ रहे होंगे वो भी जान लें कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें लाठीचार्ज किया गया जेम्स स्कॉट के द्वारा। तो जब लाठीचार्ज किया गया तो उस लाठीचार्ज में इनको बहुत ज्यादा चोटें आई, और इस चोट की वजह से ही 17 नवंबर 1928 को लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय जी की। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीड्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में स्टार्ट हो गया है, जिसकी थीम है ट्रस्ट। ओके, अब ये क्या है? देखो ये जो प्रोग्राम है, ग्लोबल लेवल पर एक पुलिस लीडर्स का प्रोग्राम है, ये जो 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2023 के बीच में चल रहा है, जिसमें 44 देश शामिल हैं, और साथ में ही उनके जो 60 प्रतिभागी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल है उनके बीच में भरोसा, समन्वय, साथ में मिलकर काम करना और एक दूसरे को तकनीक सिखाना, ये जो हाँ, ये जो थीम है इसको लेकर काम किया जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल को हम जब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में अहमद नासिर अल रायसी जी हैं, और इसकी जो स्थापना है वो 1923 में ही कर दी गई थी। और क्यों की गई थी? दुनिया भर में आपराधिक जांच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, ठीक है। इंटरपोल में भारत के साथ में 195 देश शामिल हैं, है ना।
और भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई इंटरपोल की सहयोगी एजेंसी है। यानी जो भारत की तरफ से जो एजेंसी काम करती है वो कौन सी है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई। अब यहाँ पर कुछ न्यूज है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट न्यूज है वो है यहाँ पर। देखो, एनसीसी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक रैली भी आयोजित करवाई थी। प्रधानमंत्री ने लीड किया था उस रैली को। और एक एनसीसी के ऊपर एक विशेष डे कवर और साथ में 25 रुपए मूल्य वर्ग का एक सिक्का भी स्मारक के रूप में जारी करा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और हमने ये न्यूज पहले भी कवर करी थी कि इसमें जो है 19 अन्य देशों के 196 अधिकारी शामिल होंगे और कैडेट्स शामिल होंगे। साथ में ही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको लेकर इसको लेकर काम किया गया है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है, कोयला मंत्रालय से रिलेटेड है। कोयला मंत्रालय के अधीन काम करता है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल। एमसीएल क्या कर रहा है? देखो, उड़ीसा में खादान क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग उन क्षेत्रों को अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। तो जो खादान संख्या नंबर 4 है वहां पर एक इको पार्क बनाया गया है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद इको पार्क। और साथ में ही कोयला संग्रहालय का विकास किया जाएगा। ठीक है ना? या किया जाएगा या किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल ऐप का एथलीटों, कोच, सहायक कर्मचारियों और उनके जो एथलीट हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको खेल से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस ऐप के माध्यम से जैसे ही बटन क्लिक करेंगे वो सारी डिटेल उनके सामने उपलब्ध हो जाएगी। तो पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए एक समर्पित जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगी मैं आपके साथ, नंदिनी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया कंटेंट है वो टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जाकर पढ़ सकते हैं। ये सारी स्लाइड वहां पर उपलब्ध होती है। ठीक है। साथ में ही आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा हो।